वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स यानी कि परमाणुवीय भौतिकी। एटम के बारे में पढ़ रहे हैं हम, परमाणु के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा एटम यानी कि परमाणु क्या होता है, और फिर हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, उसकी कमियां पढ़ी। उसके बाद हमने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, उसकी कमियां पढ़ी। फिर हमने पढ़ा बोर मॉडल। अब हम ज्ञात करेंगे बोर मॉडल का जो यूज़ करते हुए, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है स्थायी कक्षाओं में, उस कक्षा की त्रिज्या, वेग, ऊर्जा, उसकी आवर्तकाल, आवर्ती, तो ये सब चीज़ें हम उस इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि जिस प्रकार से, तो पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, इसकी कक्षाओं की त्रिज्या देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, यानी कि ये नाभिक उपस्थित है बीच में, और नाभिक से ये जो कक्षा की बात करें हम, ये कक्षा जो है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग Rn है या कुछ भी मानते हैं। तो ये हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में एक चक्कर काट रहा है, इसकी त्रिज्या जो है वो Rn है। तो हमें जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर काट रहा है और ये जो है नाभिक है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर काट रहा है। तो चक्कर काटने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जो कि होता है mv² अपॉन आर। एनवी कक्षा की बात कर रहे हैं तो mvn² अपॉन Rn आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर काट रहा है, तो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। और अभिकेंद्रीय बल वो प्राप्त कहां से होगा? इस इलेक्ट्रॉन को, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो कूलाम आकर्षण बल लग रहा है उससे प्राप्त होगा। तो के Q1 Q2 अपॉन R² होता है कूलाम के नियम से कूलाम बल के। इस पर नाभिक पर आवेश मान लेते हैं Ze और इलेक्ट्रॉन का है E अपॉन दोनों के मध्य की दूरी Rn है, तो स्क्वायर होता है दूरी का, तो हमने स्क्वायर कर दिया है। आगे देखें तो ये बन जाएगा mvn² अपॉन Rn इज इक्वल टू kZe² अपॉन Rn²। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर काट रहा है। तो वर्ताकार कक्षा में चक्कर काटने के लिए अभिकेंद्रीय बल जो है वो कूलाम बल से प्राप्त होता है, तो उसी को हमने लिखा है। तो ये कूलाम बल और ये अभिकेंद्रीय बल जो है, जो कि इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। फिर आगे देखें, यदि हम इसको फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। आगे बोहर का जो द्वितीय अभिग्रही था 2 नंबर, वो था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जहां पर उनका कोणीय संवेग जो है उसका NH/2π के इक्वल हो, उसका पूर्ण गुणज हो। तो कोणीय संवेग mvr, तो mvn और Rn इज इक्वल टू NH/2π बना। तो यानी कि कुछ इस प्रकार से जो है ये कोणीय संवेग होना चाहिए। आगे हम देखें तो यहाँ से Vn की वैल्यू निकालें, NH/2π अपॉन में आ जाएगा m और साथ में आ जाएगा Rn। तो जो द्वितीय अभिग्रहित है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां पर उसका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज हो। तो आगे देखिए, हम Vn की जो वैल्यू है वो यहां पर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, 1 नंबर के अंदर। तो देखते हैं m/Rn और V का स्क्वायर है, तो Vn की जो वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा n² h² अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाता है 4π² m² और Rn का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर पढ़ा है कि
के की वैल्यू चाहे तो हम 1/4πε0 पुट कर सकते हैं। ये के की वैल्यू होती जो कि हमने पुट कर दी है, इंटू ZE² अपॉन, और साथ में आ रहा है RN²। 4π से 4π कट चुका है और कैंसिल हो रहा है, RN² से RN² कैंसिल हो रहा है, और जो पीछे बचा उसको लिखते हैं हम लोग M/RN इंटू N² H² अपॉन पाई M² इज इक्वल टू ZE² अपॉन ε0। ये बचता है पीछे। फिर देखें तो एक M से एक M भी कैंसिल हो रहा है, तो इसको भी हमने कैंसिल कर दिया है। हमें RN की वैल्यू चाहिए, त्रिज्या की, इसकी रेडियस की। RN की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो अपॉन में आ जाएगा, RN उधर चला गया, N² H² ε0 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा ZE² पाई और M। तो ये जो है इसकी त्रिज्या आ चुकी है। तो इसको देखते हैं, रिपीट करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहा है वर्ताकार कक्षाओं में परमाणु के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन को चक्कर काटने के लिए एक बल चाहिए जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। nवीं कक्षा की बात कर रहे हैं तो n आ गया। कहां से प्राप्त हुआ? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो कूलाम आकर्षण बल लगता है वहां से प्राप्त हुआ कि नाभिक पर आवेश ZE, न्यूक्लियस पर, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो E है, अपॉन दोनों के मध्य की दूरी कार्य जो है इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। दूरी RN थी तो इसका स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर आता है, आगे देखेंगे तो बोहर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, ZE इंटू ई, ZE² बन गया। फिर बोहर का द्वितीय अभिग्रहित कहता है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम NH/2π का पूर्ण गुण जो उसका इक्वल हो, उसके बराबर हो। तो MVR की वैल्यू NH/2π हुई। यहाँ से VN की वैल्यू निकालें तो M और RN इसके अपोन में चले जाते हैं, तो ये बना। VN की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, VN का स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू का भी हमने स्क्वायर कर दिया है, तो इसकी कुछ वैल्यू बनी। 4 से 4 कैंसिल हुआ, एक पाई से एक पाई, RN² से RN²। जो पीछे बचा था उसको हमने इस टाइप से लिख लिया, एक M से एक M कैंसिल हुआ। हमें चाहिए RN की वैल्यू, यानी कि इसकी त्रिज्या की वैल्यू चाहिए। तो त्रिज्या निकालनी है तो RN उधर गया, बाकी अपोन में आया। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उस कक्षा की जो त्रिज्या है N² H² ε0 अपॉन ZE² पाई M होती है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन की जो है कक्षीय त्रिज्या है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी जो रेडियस फाइंड करनी है तो हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा की त्रिज्या है, nवीं कक्षा की, इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में वर्ताकार कक्षा में चक्कर काट रहा है तो उसकी त्रिज्या जो है वो कुछ ये आ रही थी। अब हम बात करते हैं कि ये जो बोर मॉडल था ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो था, या उनसे सदृश जितने भी आयन थे उनसे रिलेटेड। तो हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो Z का जो मान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 हुआ, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। Z यहाँ पर परमाणु क्रमांक है उसका, जो कि 1 होता है हाइड्रोजन का। और यदि हम बात करें पहली कक्षा की हाइड्रोजन परमाणु की, तो N कक्षा की संख्या होती है, तो जो N की वैल्यू है वो हमें 1 प्राप्त हो जाएगी। तो N की जो वैल्यू 1 आई तो यहाँ पर आएगा N की जगह 1, R1, 1 का स्क्वायर 1, फिर H² यानी कि ये बच जाता है पीछे H² ε0 अपॉन Z की वैल्यू भी 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z 1 होता है, परमाणु क्रमांक जो उसका 1 होता है, परमाणु संख्या। अब ये जो सारे के सारे कांस्टेंट मान है, अगर हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। H होता है प्लांक नियतांक, जिसका मान 6.63 10⁻⁻34 स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया है। ε0 का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। पाई कांस्टेंट 3.14। M यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम।
तो ये सारे के सारे कांस्टेंट मान थे जिनकी वैल्यू को हमने इसके फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया। तो ये nवीं कक्षा की त्रिज्या आई थी हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका परमाणु संख्या 1 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। तो जो Z की वैल्यू है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 रहेगी। और हाइड्रोजन परमाणु की भी हम पहली कक्षा की बात कर रहे हैं तो n यहाँ पर कक्षाओं की संख्या होती है, ऑर्बिट का नंबर होता है। तो ऑर्बिट जो है कक्षाओं की संख्या वो 1 है इसके अंदर, यदि तो n का मान 1 और Z का भी 1। तो हमने यहाँ पुट किया तो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये वैल्यूज पुट कर दी, इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा की जो त्रिज्या है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा वो इतनी होगी। तो आगे हम बात करें, यदि nवीं कक्षा की त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो क्या बनेगा, यहां पर देखते हैं। Rn इज इक्वल टू, देखें यहां पर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और यहां पर e स्क्वायर पाई m और यहां पर फिर z भी है। तो जो यहां पर देखा जाए n स्क्वायर भी था ऊपर, जो n स्क्वायर अपॉन z था, n जो आया था वो तो कक्षाओं की संख्या थी और z जो था वो यहाँ पर परमाणु क्रमांक था, जो कि एक परमाणु क्रमांक था। और n का मान भी, यानी कि पहली कक्षा की बात कर रहे थे तो वो 1 थी यहाँ पर कक्षाओं की संख्या। तो यदि हम देखें तो ये h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर पाई m बचता है, ये वैल्यू बचती है जो कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या की वैल्यू है। तो हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, Rn इज इक्वल टू, इसकी जगह हम R1 लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू R1 की है। और पीछे बनेगा n स्क्वायर अपॉन z की बात कर लेंगे। तो यहां से पता चलता है कि जो Rn है वो n स्क्वायर के समानुपाती है और z के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। कि कक्षाओं की संख्या यदि बढ़ती जाएगी तो उसी प्रकार से जो त्रिज्या है वो भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, तो ये त्रिज्या जो है कंटिन्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। और यदि z का मान बढ़ता जाएगा तो त्रिज्या जो है वो कम होती जाएगी। यदि z 1 है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये ज्ञात किया गया था, z 1 है तो Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R1 बन जाता है। यानी कि किसी भी कक्षा की त्रिज्या निकालनी हो, जैसे दूसरी की निकालेंगे तो हम यहां पर कर देंगे R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और पहली कक्षा की त्रिज्या। इसी प्रकार से हमें तीसरी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है तो R3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और R1 आ जाएगा। तो जिस भी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, nवीं कक्षा की है तो n स्क्वायर R1, दूसरी की है तो 2 का स्क्वायर R1, तीसरी की है तो 3 का स्क्वायर R1, चौथी की है तो 4 का स्क्वायर R1। तो यानी कि किसी भी कक्षा की यदि हमें त्रिज्या निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूला से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और पहली कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। और बाकी जिसकी भी निकालनी हो इस फॉर्मूला से हम समझ सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अभी हमने जो है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या निकाली। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा के अंदर, जिस ऑर्बिट के अंदर जो घूम रहा है, जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, उसकी जो त्रिज्या है कक्षा की वो इतनी आई थी। आगे हम देखते हैं उसकी चाल ज्ञात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर काट रहा है तो किस चाल से ज्ञात कर रहा है, किस स्पीड से। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है जिस कक्षा के अंदर चक्कर काट रहा है, वर्ताकार कक्षा के अंदर जिस चाल से वो चक्कर काट रहा है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। बोहर का द्वितीय अभिग्रहित था MVR, यानी कि कोणीय संवेग NH/2π, यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है जहां पर उसका जो कोणीय संवेग है NH/2π के इक्वल हो, उसका पूर्ण गुणज हो। तो MVR कोणीय संवेग NH/2π के इक्वल हो। और यहां पर यदि हम Rn की वैल्यू पुट कर देते हैं, Rn की जो वैल्यू थी वो पड़ी है
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम। तो ये nवीं कक्षा की त्रिज्या थी। आर एन की वैल्यू हम यहाँ पर यदि पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा m इंटू वी एन इंटू आर एन, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो हम इसको यहाँ पर पाई से फिर पाई कैंसिल करेंगे और एक एन एच से एक एन एच भी कैंसिल करेंगे, एम से एम भी कैंसिल करेंगे। तो ये जो है हमने इनको काट दिया है। जो कैंसिल हो रहा था कि ऑर्बिटल स्पीड फाइंड कर रही इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा के अंदर वर्ताकार जो है पथ के अंदर, कक्षा के अंदर, ऑर्बिट के अंदर जो है जो मोशन कर रहा है, चक्कर काट रहा है, तो उसकी स्पीड ज्ञात करनी है, किस वेग से वो चक्कर काट रहा है। अगर जिस कक्षा में काट रहा है तो हम जो है nवीं कक्षा के वेग देखते हैं nवीं कक्षा में कितना होगा। तो जो इसका द्वितीय अभिग रहित है, सेकंड पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर मूवमेंट करता है, मोशन करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के इक्वल होता है। यानी कि केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का बराबर हो, उसका पूर्ण गुणज होता है। तो ये इसका द्वितीय अभिग रहित था, तो हमने देख लिया इसको। फिर हम आर एन यानी कि nवीं कक्षा की जो त्रिज्या वो कुछ ये थी, इसकी वैल्यू हमने आर एन की जगह पुट की। एम से एम कैंसिल, पाई से पाई, एक एन एच से एक एन एच कैंसिल किया। यहाँ पर वी एन की जो वैल्यू निकालें तो देखें क्या बचेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा, ये इधर आ जाएगा, सारा का सारा अपोन में आ जाएगा, तो ऊपर जो है वो चला जाता है। देखते हैं हम किस प्रकार से, जेड ई स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और जो नीचे बचेगा वो इधर आ जाता है इसके, कि एक तो 2 आएगा और एक आ जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, एक एन और एक एच भी बचा था तो वो भी आ जाएगा। तो ये जो है nवीं कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर काट रहा है nवीं कक्षा के अंदर, उसका जो वेग ज्ञात करना होगा वो इस फॉर्मूला से ज्ञात किया जा सकता है कि इस वेग से जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। यदि हम देखें यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो Z का जो मान है वो 1 रहेगा। तो जो Vn आएगा वो ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, मीटर पर सेकंड में होता है तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में चक्कर काट रहा है, तो nवीं कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो इस फॉर्मूला से जो है वो ज्ञात किया जाएगा। इतने मीटर पर सेकंड इसका वेग आ जाता है इलेक्ट्रॉन का, इस कक्षा के अंदर चक्कर काट रहा है। फिर आगे हम इसको देखें कि जो पहली कक्षा की बात करें, यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर काट रहा है तो वेग कितना होगा, तो n का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h आ जाता है कि n का मान तो 1 हो गया, पहली कक्षा की बात कर रहे थे तो n का मान 1 पुट कर दिया हमने। तो यहां पर देखा कि ये बचता है कुछ, तो Z का मान 1, पहली हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो Z का मान 1 होता है, यानी कि परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हाइड्रोजन के अंदर 1 होती है और ये बोर मॉडल हाइड्रोजन के लिए किया गया था। तो Z का मान हमने इसके अंदर 1 पुट किया तो ये फॉर्मूला आ जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर nवीं कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय चाल है वो कुछ ऐसी होगी, इतनी होगी। और यदि हम बात करते हैं पहली कक्षा की तो n का जो मान है वो 1 रहेगा, तो हमने n की जगह 1 पुट किया तो इतने मीटर पर सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के अंदर जो है वो इतनी चाल आ जाएगी। अंदर हम वैल्यू पुट करें तो देखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर E की वैल्यू पुट करते हैं, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है स्क्वायर 2, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, H का मान होता है 6.63 10⁻34 यानी कि 34। तो ये कांस्टेंट थे, इनके मान पुट किए हमने, E का, एप्सिलॉन नॉट का और H का 2 पढ़ा था। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 2.189 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा, जो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा होती है उसे बोर कक्षा भी कहते हैं।
और प्रथम कक्षा की त्रिज्या को बोर त्रिज्या भी कहते हैं। जो 0.52 नो एंगस्ट्रॉम प्रथम कक्षा की त्रिज्या आई थी, इसे बोर त्रिज्या भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो प्रथम कक्षा है वो बोर कक्षा कहलाती है। तो ये बोर कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेग आया है, उसकी चाल आई है कि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो पहली कक्षा है बोर कक्षा है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की चाल होगी, स्पीड होगी, वो 2.189 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड होगी। और ये जो चाल है प्रकाश के वेग की, निर्वात के अंदर जो प्रकाश का वेग होता है उसकी 137वां भाग होती है। कि निर्वात के अंदर जो प्रकाश का वेग है उसके जो चाल होती है उसका 137वां भाग होती है। ये जो है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल होती है। प्रथम कक्षा के अंदर हाइड्रोजन परमाणु की जो प्रथम कक्षा है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की चाल इतनी होगी, जो कि निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल का 1/137वां भाग जो है उतना होती है। फिर इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है सूक्ष्म संरचना नियतांक। तो जो सूक्ष्म संरचना नियतांक है उसको देखते हैं हम लोग। क्या होगा कि जो प्रथम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की चाल है v1 और निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल है c का जो अनुपात होता है उसे सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा यानी कि बोर कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल जो थी वो v1 थी पहली कक्षा के अंदर, और निर्वात के अंदर जो प्रकाश की चाल होती है वो c होती है। इन दोनों का जो अनुपात है उसे सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। तो ये देखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करें। v1 की वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास कि c/137 और नीचे c पड़ा है, c से c कैंसिल हुआ तो 1/137 आ चुका है। और इसमें डिवाइड करते हैं तो ये आता है 7.2397 इंटू 10⁻⁻3। इसका कोई यूनिट नहीं होगी मात्रक, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी का जो मात्रक है यूनिट है वो कट जाती है, तो अल्फा का कोई मात्रक नहीं होता। ये सूक्ष्म संरचना एक नियतांक है जिसका मान इतना होता है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के अंदर यानी कि बोर कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की चाल, कक्षीय चाल, और निर्वात में जो चाल है उन दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। तो v1 की वैल्यू जो c/137 थी और ये c पड़ा है, c से c कैंसिल 1/137 आया, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, जो कि सूक्ष्म संरचना नियतांक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल ज्ञात करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर काट रहा है, जो है मोशन कर रहा है, तो एक चक्कर काटने में जो समय लगता है उसे उसका वो आवर्तकाल कहलाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो है त्रिज्या इसकी Rn मान लेते हैं, ये नाभिक हुआ, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है वर्ताकार कक्षा में, तो यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक आने तक, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल कहलाएगा। तो देखेंगे इसका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल एक प्रकार का समय, nवीं कक्षा का समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे आवर्तकाल, दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी जो डिस्टेंस देखें हम लोग, दूरी वो कितनी है, दूरी एक चक्कर काटने में दूरी इसकी परिधि होती है जो कि 2πr, और जो इसकी चाल वेलोसिटी वो है vn वेलोसिटी से चक्कर काट रहा था, vn स्पीड से, इसकी रेडियस जो है वो 2πr होगी। इसकी परिधि जो होगी एक चक्कर काटने में तय की दूरी वर्ताकार पथ में। तो tn = 2π इंटू rn की जो वैल्यू है वो ये है, पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन ZE² πm, और अपोन में Vn है, Vn की वैल्यू ये पड़ी है, ये हम ज्ञात कर चुके हैं। तो ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। तो जो है दूरी बटे चाल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, यानी कि एक चक्कर काटने में लगा समय जो होता है वो आवर्तकाल होता है। तो दूरी होती है इसकी परिधि 2πr, चाल जो है वो Vn है।
तो हमने आर एन और वी एन की वैल्यूज को पुट किया, जो कि हम पहले ही इनको फाइंड कर चुके हैं। तो हम यहां से देखेंगे जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल होगा, और यहां पर और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है फिलहाल। तो टी एन इज इक्वल टू एप्साइलम नॉट एन एच ऊपर चला गया, और यहां बचेगा 2 एप्साइलम नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, और ये बन जाएगा अपॉन में एम जेड ई की पावर 4। तो ये जो वैल्यू है जो ऊपर चली गई है, तो हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया है। तो इसको आगे सोल्व करें तो टी एन इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 और 2 यानी कि 4 एप्साइलम नॉट स्क्वायर एन 3 एच की पावर 3, क्योंकि एप्साइलम इंटू एप्साइलम स्क्वायर बन चुका है एन स्क्वायर और एन की पावर 3, एच स्क्वायर और एच की पावर 3, और नीचे आएगा एम जेड ई की पावर 4। तो ये इसका टाइम पीरियड है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इसका आवर्तकाल है। जिस कक्षा में चक्कर काट रहा है वो इस टाइप से होगा। फिर इसकी आती है आवर्ती, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यानी कि प्रति सेकंड जो है चक्करों की संख्या। भी इलेक्ट्रॉन जो है इस पथ के अंदर 1 सेकंड में कितने चक्कर काट लेगा, इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जितने चक्कर काट लेगा इस ऑर्बिट के अंदर, कक्षा के अंदर, वो इसकी आवर्ती होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यानी कि एनवी कक्षा की जो फ्रीक्वेंसी है आवर्तकाल की रिवर्स होती है 1/Tn। तो इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगा एम जेड ए की पावर 4/4 एप्साइलम नॉट स्क्वायर एन की पावर 3 और एच की पावर 3। तो ये ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी आई है, इसकी आवर्ती आई है। आवर्तकाल ज्ञात करना, यानी कि एक चक्कर काटने में लगा समय, दूरी बटे चाल, दूरी 2 पाई आर, चाल वी एन। आर एन और वी एन की ये वैल्यूज थी, हमने पुट की, जो कैंसिल हुआ पीछे ये बचेगा, मल्टीप्लाई किया तो टी एन, यानी कि इसका आवर्तकाल आया। इलेक्ट्रॉन को एनवी कक्षा के अंदर एक चक्कर काटने में जो लगा समय है वो इतना होगा, उसका टाइम पीरियड इतना होगा 1 ऑर्बिट कंप्लीट करने में, एन सर्किल कंप्लीट करने में। और आवर्ती इसकी जो होती है ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 सेकंड में जितने चक्कर काट लेगा, 1 सेकंड के अंदर जितने सर्किल कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस टाइप से इसकी वैल्यू को पलट दिया है, तो ये जो है एफ एन की वैल्यू आई है, यानी कि एनवी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की आवर्ती, और ये एनवी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल आ चुका है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो है वो ऊर्जा की बात करेंगे, कुल ऊर्जा की, कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन इस वर्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर काट रहा है, ये नाभिक है चारों ओर, आर एन दूरी है। तो चक्कर काटने पर जो इसकी कुल ऊर्जा होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो कुल ऊर्जा होगी इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और इस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को यदि हम जोड़ देंगे, उसका योग कर देंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन की कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, हाफ एम वी स्क्वायर। एनवी कक्षा की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के एन इज इक्वल टू हाफ एम वी एन स्क्वायर होगी। कि इसकी ऊर्जा की बात करें हम लोग, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तो इतनी होगी, चक्कर काट रहा है, गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा ये होगी। और हमने इसका अभिग्रहित पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहा है, चक्कर काटने के लिए इसको जो बल चाहिए वो होता है अभिकेंद्रीय बल। और कहाँ से प्राप्त होगा, कूलाम बल से। कि ये नाभिक है, धनात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ऋणात्मक आवेश, दोनों आवेशित कण हैं, दोनों के मध्य हम जो है विद्युत आकर्षण बल जो है कूलाम बल जो है कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर होगा। आर एन से आर एन कैंसिल किया, एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। तो एम वी एन स्क्वायर की जो वैल्यू आई हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं। तो देखेंगे इसकी वैल्यू क्या बनती है, के एन इज इक्वल टू 1/2। इस पूरे की वैल्यू देखें, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन आ जाएगी। कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर काट रहा है नाभिक के चारों ओर, तो इसकी कुल ऊर्जा होगी, इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी स्थितिज ऊर्जा का योग कर देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आ जाएगी।
और इसकी कुल ऊर्जा देखनी है तो पहले गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है, nवीं कक्षा की है तो Vn और Kn। और फिर देखिए हम पहला अभिग्रहित पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो चक्कर काटने के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो कूलाम बल से प्राप्त हुआ। तो ये अभिकेंद्रीय बल mv²/r और ये कूलाम बल हुआ, Rn से Rn कैंसिल, ये वैल्यू जो बची हमने यहाँ पर पुट किया तो कुछ ऐसा बन जाता है। तो ये जो है nवीं कक्षा के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की जो है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ चुका है। फिर हम देखते हैं nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा UN इज इक्वल टू के जेड ई इंटू -e/Rn, के Q1 Q2/R, यानी कि के दोनों आवेशों का मल्टीपल और अपोन में जो होती है इसकी डिस्टेंस होती है वो आ जाती है। तो नाभिक पर जो न्यूक्लियस पर चार्ज है वो है Ze, इलेक्ट्रॉन पर है -EJ होता है, तो ये लिख लिया हमने, अपॉन दोनों के मध्य की दूरी जो कि Rn है, तो ऐसा बनेगा UN इज इक्वल टू के Ze²/Rn आ जाता है। तो ये जो है nवीं कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा आ चुकी है जो कि इतनी होगी। तो फिर यदि हमें कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है, कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, कि इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है इसकी गतिज ऊर्जा और जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल ऊर्जा आ जाती है। k की वैल्यू 1/2 के Ze²/Rn है, u की वैल्यू माइनस में है के Ze²/Rn। तो यानी कि ये जो है इसकी कुल ऊर्जा आएगी। तो यहाँ से देखें E इज इक्वल टू के Ze²/Rn पड़ा है, कॉमन ले लिया तो अंदर ये बच जाएगा 1/2 और इधर 1, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, nवीं कक्षा में कुल ऊर्जा निकाल रहे हैं तो ये nn कर दिया हमने, तो ये बन जाता है माइनस का 1/2 बच जाएगा, यानी कि -k Ze²/2 और Rn। तो ये nवीं कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, कुछ इस प्रकार से होगा, इतना होगा। तो उसकी पहले गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकाली तो nवीं कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है वो इतनी आ जाती है। हम चाहे तो k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 1/4πε0 होती है, तो 4πε0 इंटू 2Rn पड़ा है, तो En की जो वैल्यू आएगी -Ze²/8πε0 और Rn। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो nवीं कक्षा के अंदर कुल जो ऊर्जा है वो इतनी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो चक्कर काट रहा है यदि, तो nवीं कक्षा के अंदर जो इसकी ऊर्जा आई है वो -Ze²/8πε0 Rn आई है। तो ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा के अंदर चक्कर काट रहा है। यहाँ पर हम Rn का यदि मान पुट करें, Rn का मान देखें n²h²ε0/Ze²πm, तो ये Rn यानी कि nवीं कक्षा के अंदर जो है त्रिज्या है वो बोर कक्षा की, सॉरी nवीं कक्षा की, तो जो कि इतनी थी। Rn का मान हम यहाँ पुट करें, En इज इक्वल टू -Ze²/8πε0 n²h²ε0/Ze²πm। तो यहाँ से जो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और अभी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। En इज इक्वल टू माइनस, जेड ऊपर चला गया, Z²e⁴ और m ये तो ऊपर बन जाएगा और नीचे रहेगा जो कि इस प्रकार से होगा 8ε0² n² और h²। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की तो इस प्रकार से आया Rn की, यानी कि nवीं कक्षा की त्रिज्या है इलेक्ट्रॉन की, वो Rn की जगह पुट की तो कुछ पाई से पाई कैंसिल होगा तो ऊपर चला गया, z इंटू जेड, Z² e² m और 8ε² n² और h²। तो nवीं कक्षा के अंदर जो है ऊर्जा ये Rn का मान रखने पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है वो इतनी होगी, इतने जूल होगी। तो आगे देखें तो हम जो भी कांस्टेंट मान है इनकी वैल्यूज को पुट कर दें यदि हम लोग, तो देखें क्या बनता है। En इज इक्वल टू -e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, पावर 4 है,
m, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर, और फिर एच स्क्वायर की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर, नीचे एन स्क्वायर पड़ा रह जाएगा और ऊपर जो है वो जेड स्क्वायर पड़ा रह जाएगा। तो इतने जो है वो जूल आ जाएगा। तो इसको सोल्व करें यदि हम पूरे को, तो ये बनता है 2.18 इंटू 10⁻18 और नीचे पड़ा एन स्क्वायर और ऊपर पड़ा है जेड स्क्वायर। तो इतने जूल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा के अंदर ऊर्जा आ जाती है। हमने कांस्टेंट जितने भी मान थे सारे के सारे नियतांक यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को पुट किया, तो पुट करने पर जो है 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर और इतने जूल आ जाता है। तो ये जो वैल्यू है इतनी प्राप्त हुई है हमें। यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻19 का हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है। तो यानी कि En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें डिवाइड किया तो माइनस का 13.6 आ जाता है। तो एनवी कक्षा के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आई है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी प्रकार से इसी टाइप से आगे देखें हम हाइड्रोजन परमाणु की यदि हम लोग बात करें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो जेड की वैल्यू जो एक होगी, जो बोर मॉडल था वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही था, मेनली सभी एक्सपेरिमेंट जो थे हाइड्रोजन परमाणु में ही हो रहे थे। तो यानी कि जेड का मान है परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु संख्या जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक होते हैं हाइड्रोजन में। तो En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ऊर्जा है वो इतनी आ जाएगी। यदि हम हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की बात करें तो n की वैल्यू 1 होती है। तो पहली कक्षा के लिए E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी आ जाती है, यानी कि -13.6 अपॉन इतने, n की वैल्यू 1 तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चुका है। इसी प्रकार से हम लोग एनवी कक्षा की बात करें तो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आ ही रहा है। ये हमने मतलब ये तो पहली कक्षा के लिए निकाला तो इतना, ये एनवी कक्षा में निकालना हो तो ऐसे। यदि हम दूसरी कक्षा में निकालेंगे तो -13.6 नीचे 2 का स्क्वायर, एन का मान 2 हो गया ना, 4 हो जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से हम तीसरी कक्षा की बात करेंगे -13.6 तो एन का मान 3 का स्क्वायर हो गया 9 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी प्रकार से जिस भी कक्षा की हमें ऊर्जा ज्ञात करनी होगी वो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं शॉर्ट में, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एनवी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और किसी भी कक्षा की अगर हमें ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो n पहली कक्षा है तो n का मान 1, दूसरी है तो 2, तीसरी है तो 3, चौथी है तो 4, nवी है तो n। तो जो भी होगी कक्षा ज्ञात करनी है उतने n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो इस हिसाब से उसी कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है उसकी वैल्यू ज्ञात होती जाएगी। अभी हमने जो है हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं के अंदर ऊर्जा ज्ञात की, तो उसकी इस प्रकार से ऊर्जा स्तर को हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, एक ग्राफ में दर्शाएं, तो देखें किस प्रकार से दर्शाया जाएगा कि यदि n का मान 1 हो, यानी कि पहली कक्षा की बात करें तो ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। यदि हम n का मान 2, दूसरी कक्षा की बात करें तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऊर्जा जो है कम हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा की बात करेंगे तो -13.6 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और यदि हम n का मान 4 लेंगे तो -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग n का मान 5 लेंगे तो -13.6 5 का स्क्वायर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊर्जा जो है कंटिन्यू जो है घटती जा रही है। तो पहली कक्षा जो हाइड्रोजन परमाणु की इसके अंदर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, ये तो मूल अवस्था होती है, इसकी ग्राउंड स्टेज होती है।
तो मूल अवस्था के अंदर ऊर्जा इतनी है। इससे धीरे धीरे जो है मतलब जो कक्षाएं बढ़ती जा रही है तो इन्हें उच्च ऊर्जा अवस्थाएं यानी कि उत्तेजित अवस्था जो होती है वो कहते हैं। तो ये मूल अवस्था होती है और ये जो होती है परमाणु के लिए ये उत्तेजित अवस्थाएं होती है, यानी कि उच्च ऊर्जा अवस्था और ये मूल अवस्था होती है। तो यानी कि जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे इस प्रकार से जो है बढ़ती जो जा रही है -13.6, माइनस के अंदर जितनी वैल्यू कम होती जाती है ऊर्जा उतनी ही मतलब ज़्यादा होती जाती है। तो ये मूल अवस्था है ग्राउंड स्टेज और ये उत्तेजित अवस्था यानी कि उच्च ऊर्जा अवस्था होती है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही है, कक्षाएं बढ़ती जा रही है, ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो ये उच्च ऊर्जा अवस्थाएं जिन्हें उत्तेजित अवस्थाएं कहते हैं।